गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पार्लियामेंट इस टॉपिक में राष्ट्रपति, राज्यसभा ये दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है लोकसभा। जी हां, हाउस ऑफ पीपल, जहां पर हमारे लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुने हुए जो मेंबर होते हैं, उस सदन को, पार्लियामेंट के उस सदन को लोकसभा कहा जाता है। आइए उसके बारे में ही हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट, लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड अ पॉपुलर हाउस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर हमारे द्वारा हमारे घर में जितने भी वोटर्स है, 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं, वो सब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते करके इसीलिए रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ऐसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब हम हर 5 साल बाद जिस खासदार को, जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के देते हैं, वो कहां का मेंबर होगा? वो लोकसभा, पार्लियामेंट की इस सदन का मेंबर होगा। देखो, द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट दो इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ये मैं बार बार दोहराते रहूंगा कि प्रेसिडेंट ना ही राज्यसभा के और ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, बट वो पार्लियामेंट के मेंबर है। ठीक है, अभी लोकसभा, इस सदन को भले ही लोअर हाउस कहा गया है दोस्तों, लोकसभा को भले ही लोअर हाउस कहा गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई हाउस है कंपैरेटिवली राज्यसभा और लोकसभा में, तो वो है लोकसभा ही, क्योंकि यहां पर लोगों द्वारा चुने गए, डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने गए मेंबर वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, कौन व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है, कब वो इस्तीफा दे सकता है, और भी सारी डिटेल जानकारी लोकसभा के बारे में हम लेंगे। लोकसभा इज द फर्स्ट चेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 552। कितनी होती है? 552। उसमें से 530 मेंबर्स स्टेट से बिलोंग करते हैं। कहां से? स्टेट से। 20 मेंबर कहां से बिलोंग करते हैं? तो यूनियन टेरिटरीज से। अगर समझो इस 150 550 में कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अगर मेंबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति जी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। तो ऐसे कुल मिला के लोकसभा की स्ट्रेंथ बन जाती है 552। करंटली लोकसभा में कितने मेंबर हैं? तो 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, और जानकारी लेते हैं। द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा ऑकर एवरी 5 ईयर्स इन द नेम ऑफ जनरल इलेक्शन। 18 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं भारत के, सभी इस जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग देते हैं। ठीक है, और अपने अपने एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब खासदार को चुन के देते हैं। अभी कौन से स्टेट के लिए कितने खासदार रहेंगे या फिर कौन से एरिया के कितने खासदार रहेंगे, वो वहां के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन of India has adopted universal adult franchisee as a basis of election to the Lok Sabha। प्रौढ़ मतदार संघ पद्धति, ठीक है, प्रौढ़ मतदान पद्धति, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा गया है। मतलब 18 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों के दोनों इस जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसका एक इंपॉर्टेंट बात हम समझ लेंगे कि क्या शुरुआत से, जब हमारे इंडिया में इलेक्शंस शुरू हुए, तब से क्या 18 साल के ऊपर के व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकते थे? ऐसा ही प्रावधान था या फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? तो जी हाँ दोस्तों, चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उससे पहले, ठीक है, 1988 मतलब 1988 से पहले सिर्फ 21 साल के ऊपर के व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया। ठीक है, और अमेंडमेंट के जरिए वो 21 साल का 21 से लेके वो जो एज का क्राइटेरिया है वो घटाकर कब तक लाके रख दिया है? 18 साल तक, 18 साल तक। ठीक है, अभी कौन मेंबर लोकसभा का सदस्य बन सकता है? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है?
तो ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। उसने अपने आयु के 25 साल तो भी कंप्लीट करने चाहिए। मिनिमम कितना है? 25 साल। ही और शी शुड नॉट बी प्रोक्लेम क्रिमिनल, मतलब वो व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होना चाहिए या फिर क्राइम जैसा कोई कृत्य, कोई काम उस व्यक्ति ने नहीं करने होना चाहिए। ठीक है, ही शुड हैव हिज नेम इन इलेक्टोरल रोल इन द एनी पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब कोई भी इलेक्शन कमेटी के जो भी चार्ट्स होते हैं या फिर लिस्ट होती है उसमें कोई तो भी मतदार संघ में उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, एज अ वोटर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर उस व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। आइए देखते हैं। इफ एनी पार्लियामेंट लॉ डिस्क्वालिफाइज हिम, पार्लियामेंट ने उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, उसने टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने बनाए हुए लॉज को फॉलो करना चाहिए ही। अगर पार्लियामेंट ने बनाए हुए किस लॉ के तहत वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसका लोकसभा का सदस्यत्व रद्द हो जाता है। इफ ही वॉलंटरी टेक्स फॉरेन सिटीजनशिप, अगर किसी व्यक्ति ने लोकसभा के सदस्यत्व बनने के बाद कोई दूसरे देश का नागरिकत्व अगर कुछ टाइम के लिए भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का सदस्यत्व लोकसभा से खत्म हो जाता है। ही कमिट हिज ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। ठीक है, ब्राइबरी का मतलब क्या होता है? तो उस व्यक्ति, दिवालखोरी जिसको कह सकते हैं हम, या फिर उसको कर्ज में वो डूबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड कहा गया है। और भी है, इफ ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अगर कोई भी पद से उसको प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है, लाभधारक पद अगर उस व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया है, तो इस बेसिस पर भी उस व्यक्ति को हम लोकसभा के पद से हटा सकते हैं। इफ शी और ही इज ऑफ अनसोल्ड माइंड, अगर वो पागल है या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, तो उस बेसिस पर भी उस व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से रोक दिया जा सकता है। मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000, अगर वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसको कितना रुपए डिपॉजिट रखना पड़ता है? तो 25,000 रुपए। ठीक है, प्रैक्टिसेस सोशल क्राइम लाइक सती, जिहाद और अनटचेबिलिटी। ठीक है, अगर वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन रहा है या फिर बना है, उसने सती, आपको मालूम होगा कि अगर किसी व्यक्ति का पति मर जाता है तो उस व्यक्ति को उसकी पति की चिता में, उस पत्नी को अपनी पति की चिता में जलना पड़ता था। ठीक है, जीवित जलना पड़ता था। उस घिनौनी प्रथा को सती प्रथा कहा गया है। हालांकि अभी ये बंद हो चुकी है। अगर कोई ऐसे प्रैक्टिस करता है, फिर से उसको दोहराता है, करना चाहता है, जिहाद, धार्मिक दंगे या फिर धर्म के नाम पर कोई भड़काना चाहता है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ऐसी सोशल प्रैक्टिस, क्राइम्स को अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उस बेसिस पर भी उसका सदस्यत्व रद्द हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, अगर उस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है या फिर सुनाई गई है या फिर सजा काट रहा है, ऐसा व्यक्ति भी सदस्य नहीं बन सकता। इन्वॉल्वमेंट इन करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ अगर वो लॉयल नहीं है, करप्शन किया है उस व्यक्ति ने, तो इस बेसिस पर भी उस व्यक्ति को हम सदस्य नहीं बने दे सकते। ठीक है, एनी इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 years कैन कास्ट अ वोट इन जनरल इलेक्शन। एमपीज का जो लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन होता है, 18 साल के ऊपर का व्यक्ति इलेक्शन में वोटिंग कर सकता है। बट क्या ये 18 साल की आयु थी? तो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नंबर 61 से, ठीक है, कब हुई थी? 1988 में। इस साल की अमेंडमेंट में ये क्या किया गया? तो ये जो आयु थी 18 से घटाकर 21 से घटाकर कब तक लाके रख दी है? 18 तक ला दी है। ठीक है, तो 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के बाद उस व्यक्ति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल वो लोकसभा का मेंबर बने रह सकता है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में अगर वो व्यक्ति समझ में आता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर उसका लोकसभा का सदस्यत्व बीच में ही रद्द हो सकता है। ठीक है, अगर वो अपने मन से, ठीक है, खुद चाहता है कि मैं इस पद का इस्तीफा देना चाहता हूं,
तो वो इस्तीफा भी दे सकता है, कभी भी इस्तीफा दे सकता है 5 साल खत्म होने से पहले। किसके हाथ में, किसको सौंपेगा वो अपना इस्तीफा? तो लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जिनको सभापति कहा जाता है, उनके पास वो अपना इस्तीफा रिजाइन दे सकते हैं। ठीक है। लोकसभा स्पीकर, जिसको सभापति कहा जाता है, लोकसभा स्पीकर, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है। लोकसभा स्पीकर इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सभा एंड चेयर द हाउस। लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं लोकसभा स्पीकर। द फर्स्ट एक्ट ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस इज टू इलेक्ट अ स्पीकर। जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा की कमेटी बनती है इलेक्शन होने के बाद, तो उस कमेटी का सबसे पहला काम क्या होता है? तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करना। अभी किस बेसिस पर लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है? ठीक है। ही होल्ड्स द, अभी लोकसभा के सभापति का काम कैसा है और कौन उसको नियुक्त करता है ये भी जानते हैं। ही होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड फॉलोज द गाइडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। उस व्यक्ति को लोकसभा के सदन की मान मर्यादा रखना लोकसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, ठीक है, हमारे संविधान में जो भी कानून प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी प्रावधानों का, नियमों का पालन हो और वहां पर शांतता बने रहे सदन में, ये सारी की सारी जिम्मेदारी लोकसभा के स्पीकर की होती है। आल्सो ही हैज द पावर टू कोऑर्डिनेट द एंटायर असेंबली। पूरे लोकसभा के मेंबर्स को, असेंबली को कंट्रोल करने की, कोऑर्डिनेट करने की पावर किसके पास में होती है? स्पीकर के हाथ में होती है। द डेप्टी स्पीकर फंक्शन इन हिज एब्सेंस। अभी डेप्टी स्पीकर का भी यहां पर रोल होता है। जब चीफ स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर अगर एब्सेंट है तो उनके गैर हाजिरी में डेप्टी स्पीकर काम करते हैं। ठीक है। अभी जो हमारे लोकसभा के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो है ओम बिरला। ये है उनकी फोटो। ठीक है। अभी देखो, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ हाउस विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस बेसिस पर चुनाव होता है स्पीकर का? तो उस व्यक्ति को संविधान की जानकारी होनी चाहिए और वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। वो एमपी भी होना चाहिए, खासदार होना चाहिए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। द मेंबर फ्रॉम रूलिंग पार्टी हैज अ हायर चांस टू बिकम अ स्पीकर। जनरली, ठीक है, जनरली जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो भी जीती हुई पार्टी होती है, जिसकी मैक्सिमम सीट्स लोकसभा में चुन के आती है, उस पार्टी का ही व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनता है। ठीक है। ओम बिरला बीजेपी इस पार्टी से रिलेटेड है, बिलोंग करते हैं। तो आपको मालूम है कि सेंट्रल अथॉरिटी में, केंद्र सरकार में किसकी शक्ति है, किसकी पावर है, किस पार्टी की शक्ति है? तो बीजेपी की है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की है। तो ओम बिरला बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अभी द मेंबर फ्रॉम रूलिंग पार्टी हैज अ हायर चांस टू बिकम अ स्पीकर। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यूजुअली अ पार्टी नॉमिनेट्स आफ्टर कंसल्टिंग विद द लीडर। अभी लोकसभा का जो स्पीकर है, क्या लोकसभा के मेंबर फिर से चुनाव लड़ते हैं कि हमारा स्पीकर कौन होना चाहिए? नहीं। ठीक है। अभी जैसे मालूम है कि रूलिंग पार्टी सेंट्रल में बीजेपी है, तो बीजेपी की जो हाई कमांड है, ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स जो है, वो फैसला लेते हैं कि लोकसभा का सभापति कौन होना चाहिए। इलेक्शन वगैरह कोई चीज नहीं होती, नॉमिनेशन होता है। हाँ भाई, तुम कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हो, तजुर्बा है, ठीक है, तो ऐसे आधार पर एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को जो लोकसभा का मेंबर है, उस व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। ठीक है। यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फाइनल रिजल्ट। कौन अनाउंस करता है लोकसभा के स्पीकर का नाम? तो हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। मेनी टाइम्स अ मेंबर फ्रॉम एन अपोजिशन पार्टी बिकम्स द स्पीकर। बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि अपोजिशन पार्टी का भी, ठीक है, भले ही सीट कम आई हो, लेकिन अपोजिशन पार्टी का भी व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बना है, अच्छी बात रहती है। बट जनरली क्या होता है, रूलिंग पार्टी ही अपने किसी व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर बना देते हैं। आफ्टर डिसॉल्विंग द लोकसभा, द स्पीकर अटेंड्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू सभा एज वेल। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति महोदय का पद कभी भी खाली नहीं रहता, वैसे लोकसभा के स्पीकर का भी पद कभी खाली नहीं रहता। लोकसभा के सदन को संवैधानिक तरीके से जारी रखने की, शुरू रखने की और संविधान की मान मर्यादा सदन में टिकाए रखने की सारी जिम्मेदारी लोकसभा के स्पीकर पर होती है। दोस्तों,
हर 5 साल बाद लोकसभा का विसर्जन होता है, फिर से नए से इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो पुराना लोकसभा का स्पीकर होता है वो कभी भी सदन से बाहर नहीं जाता। जब तक कि नया लोकसभा का चुनाव होकर नया स्पीकर चुनकर नहीं आता, तब तक पुराना लोकसभा स्पीकर सदन छोड़ नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ये राष्ट्रपति जैसा ही सिस्टम है, कुर्सी कभी भी खाली नहीं रखती लोकसभा के स्पीकर की। ठीक है, और आगे जानकारी लेते हैं। पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर, क्या पावर होती है? हेड ऑफ ऑल लोअर हाउस मीटिंग। लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहा गया है, इसकी सारी मीटिंग्स के हेड कौन होते हैं? लोकसभा के स्पीकर होते हैं। कैन रिजॉल्व अ डेडलॉक बट डजंट कास्ट अ वोट इंस्टेंटली, ही ब्रेक्स द टाई विद द लास्ट वोट। जनरली एक आध बिल अगर लोकसभा में रखा गया है, ठीक है, जैसे राज्यसभा में था वैसे ही लोकसभा में ही है। जनरली कोई भी बिल अगर लोकसभा में रखा गया है इलेक्शन के लिए, अपने मत रखने के लिए, तो लोकसभा के सारे मेंबर वोटिंग देते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, अभी जब बिल रखा जाता है तो लोकसभा का स्पीकर इंस्टेंटली वोटिंग नहीं देता कि नहीं मुझे ये वोट, हाँ मैं हाँ के साइड में हूं, इंस्टेंटली वोट नहीं देता। ठीक है, पहले वो सदन के सारे मेंबर्स के वोटिंग लेता है। ठीक है, अगर उससे ही फैसला हो जाता है तो डिक्लेयर हो जाता है। अगर दोनों साइड में, हाँ और ना के साइड में, दोनों साइड में बराबर की वोटिंग है, तो ये टाई सिचुएशन में वो अपना लास्ट वोट देते हैं। ठीक है, निर्णायक मत देते हैं। यूजुअली वो जनरली डायरेक्टली इंस्टेंटली वोट नहीं करते, तो कब देंगे? जब टाई की सिचुएशन आती है तब अपना डिसीजिव वोट देंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द एजेंडा ऑफ मीटिंग डिस्कशन एंड डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ मीटिंग एज वेल। ठीक है, जो भी मीटिंग्स होती है लोअर सेशन की, वो मीटिंग्स का एजेंडा क्या होगा, डिस्कशन का मोटिव्स क्या होगा, ये सारी की सारी जानकारी सबसे पहले सदन में रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो लोकसभा के स्पीकर की होती है। पनिश एन एमपी इन द केस ऑफ अनइथिकल बिहेवियर। और अगर कोई असभ्य वर्तन करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पार्लियामेंट का, लोअर हाउस का जो भी व्यक्ति होगा, अगर वो अनइथिकल, असभ्य वर्तन करता है, अनइथिकल बिहेवियर करता है, तो उस केस में एमपी को पनिश करने की जो शक्ति होती है वो लोकसभा के स्पीकर के हाथ में होती है। कैन आल्सो रिमूव अ मेंबर बाय डिस्क्वालिफाइंग हिम। दिस इज पॉसिबल व्हेन अ मेंबर डिफाइज हिज ऑर्डर। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और मान सम्मान होता है। लोकसभा के जितने भी मेंबर लोकसभा के मीटिंग में अपना मत रखते हैं, बात करते हैं, तो उस समय आदरणीय लोकसभा के स्पीकर या फिर आदरणीय स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, ऐसे शब्द वो यूज करते हैं। कभी लोकसभा के छोटे छोटे क्लिप्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो वहां पर किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात को सुनने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो वहां के सदन के जो भी स्पीकर होते हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट से उनके साथ में बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल है कि उनको उनकी मान मर्यादा रखना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोटोकॉल है। अगर इस प्रोटोकॉल को कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, भंग करने की कोशिश करता है, तो इस सिचुएशन में, ठीक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटोकॉल में ये बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति मिसबिहेव करता है या फिर स्पीकर की ऑर्डर्स को स्वीकारता नहीं है या फिर कोई गलत स्टेटमेंट कह जाता है, तो इस सिचुएशन में लोकसभा के स्पीकर को ये पावर होती है कि उस व्यक्ति को वो सदन से बाहर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर उनसे इस्तीफा भी मांग सकते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति लोकसभा के स्पीकर के हाथ में होती है। ठीक है, हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डर्स एंड वारंट इन द केस ऑफ वायोलेशन। अगर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का कोई भी मेंबर अगर वायोलेशन करता है, ठीक है, संविधान की मान भंग करता है, ऐसी सिचुएशन को खड़ा कर देता है जिसे भारत की एकता और एकात्मता को बाधा पहुंच सकता है, तो इस सिचुएशन में उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। इतनी बड़ी शक्ति होती है। ग्रांट्स परमिशन फॉर पार्लियामेंट प्रोसीजर। ठीक है, लोकसभा के सदन में, ठीक है, इनकी परमिशन से ही किसी व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाता है, इनकी परमिशन से ही सदन की शुरुआत होती है। हैज द पावर टू डिसाइड इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। आर्टिकल 110 110, ठीक है, इस नंबर के आर्टिकल में बात कही गई है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। मनी बिल का मतलब क्या होता है
ठीक है। भारत में सेंट्रल अथॉरिटी भी एक टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट अथॉरिटी भी अलग से टैक्स करती है, जीएसटी है। मतलब ये जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं, इस टैक्सेस में कुछ कम करना है या फिर कुछ ज्यादा करना है, इससे रिलेटेड अगर कुछ बिल है या फिर हमारा हर साल पेश होने वाला बजट है, तो ये जो बिल्स होते हैं इनको मनी बिल कहा जाता है, जिससे डायरेक्टली पैसे का संबंध आता है, रेवेन्यू का संबंध आता है। ठीक है, तो ऐसे बिलों को मनी बिल कहा जाता है। अभी कौन सा बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, इसकी जानकारी, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो लोकसभा के स्पीकर लेते हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मनी बिल सबसे पहले कहां पर पारित होता है, कहां पर लागू होता है, कहां पर शुरुआत होती है, तो वो होती है लोकसभा के सदन में, लोअर हाउस में, इसीलिए इसको पावरफुल हाउस कहा गया है। मनी बिल के बारे में एक बात मैंने ये भी बताई थी कि लोकसभा में पारित हो चुका मनी बिल, ठीक है, राज्यसभा में पारित होने के लिए जाता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि लोकसभा ने इसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए या फिर मान्य करना ही चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा को मनी बिल को ठुकराने का या फिर मनी बिल के ऊपर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि वो उस मनी बिल पर कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि ये गलत है, इसको सुधारो, ठीक है, यहां पर कुछ बिगड़ा है, ऐसे करो, तो ऐसे सजेशंस दे सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते, उसको थमा नहीं सकते। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को अपना डिसीजन डिक्लेयर करना पड़ता है लोकसभा को। अगर वो नहीं करते, रोक के रखते हैं बिल को, तो 14 दिन के बाद वो बिल राज्यसभा ने पास कर दिया है ऐसा मान लेते हैं लोकसभा। ठीक है, तो मनी बिल के बारे में लोकसभा और राज्यसभा के इस दो पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यही एक बेसिक डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो मनी बिल की शुरुआत कहां पर होती है और बजट की शुरुआत कहां पर होती है, तो लोकसभा में ही होती है। अभी इस तरीके से आज हमने लोकसभा इस टॉपिक को पढ़ लिया है। दोस्तों, लोकसभा भले ही लोअर हाउस है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति, ठीक है, इन्हीं के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे खुद जनरल इलेक्शन द्वारा चुने गए, डायरेक्टली चुने गए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो यही जो लोग लोकसभा में बैठे होते हैं, हमारे देश की भविष्य के बारे में निर्णय लेते हैं, हमारे सारी जनता के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हमें रोजगार मिलेगा, कैसे टैक्स कलेक्शन होगा, बजट कैसा रहेगा हर साल का, किन विषयों पर हर साल कितना पैसा खर्च होगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने हैं या नहीं करने हैं, ये सारी की सारी चीजें, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, कानून बनाने की जो नई प्रथा है या फिर कानून बनाने का जो काम है, ये के सारे का सारा काम कौन करता है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर करते हैं। ठीक है, इसीलिए सही और गलत, अच्छे और बुरे डिसीजन लेने की सारी जिम्मेदारी इन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है, तो आपका जो ये वोटिंग का अधिकार है, आपको सही व्यक्ति को चुनने में इसको खर्च करना है। जो भी व्यक्ति आप चुन के दोगे आपके एरिया में से, वो सही है क्या, उस व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान है क्या, वो लोगों के भले के बारे में सोच सकता है क्या, ये सारे विचार करके ही आपको आपका वोट देना है। ठीक है, पैसे या फिर किसी भी चीज के लालच में आकर अपना वोट खर्च मत करें। किसी गलत व्यक्ति को अगर आप चुनकर दोगे, तो वो व्यक्ति आगे चलकर भी पार्लियामेंट में जाकर ही गलत ही फैसले लेंगे और वो गलत फैसले आप पर इंप्लीमेंट होंगे, जिसका आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए सॉवरेनिटी की शक्ति हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे हाथ में दी है, 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्तियों के हाथ में दी है कि हर 5 साल बाद हम नए व्यक्ति को चुन के दे सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है तो उसको फिर से हम चुन के दे सकते हैं। लेकिन आपको ये इस बात की समझ होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है और कौन सा व्यक्ति हमारे लिए गलत है। आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं। आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आपके एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, इनके बारे में थोड़ी सी 5 लाइंस लिखने की कोशिश करो। उन्होंने पार्लियामेंट में कोई भाषण दिए है क्या, उसकी क्लिप्स यूट्यूब पर अवेलेबल है क्या, वो देखने की कोशिश करो। यूट्यूब पर जो अवेलेबल क्लिप्स है उनकी, उसमें उन्होंने कौन से मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की है, तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा। तो 5 लाइन उनके बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।